रब कायनात तेरे ही नाम से इब्तिदा करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़। तू हलीम भी, तू करीम भी, तू मेरे ख्यालों में बसा मिसाल शमीम है। मेरे हरफ तेरी मानते करके मनसूख तेरी ज़ात से कुछ लफ्ज़ अपने नाचीज़ हवाले से सफराज करूँ। ये तहैयल के औराने भी हैं, बख्शिश तेरी खाके सहरा हूँ, मगर चाँद पे परवाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन दुआइन व बिअदद कुल्लि मिल्लतिन शुआइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बैरिस्टर महमूद ख़ान। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते 6 से लेकर 7 बजे तक हम ये लाइव प्रोग्राम इकरा टीवी पे लेकर आते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है लीगल टॉक और मैं हूँ बैरिस्टर महमूद ख़ान, प्रिंसिपल ऑफ नेशन वाइड लॉ एसोसिएट। मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि अगर आपको कोई इमिग्रेशन से या फैमिली का कोई इशू है, या प्रॉपर्टी का या प्रोबेट का कोई इशू है, विल्स का कोई इशू है, क्रिमिनल अगर कोई मसला बना हुआ है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उस नंबर पे आप लाइव कॉल कर सकते हैं हमें। फेसबुक पे भी हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है। अगर आप फेसबुक पे अगर मुल्क से बाहर हैं तो आप फेसबुक पे सवाल लिख कर हमें भेज दें, तो हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब दे सकें। नाजरीन, लास्ट वीक हमने, क्योंकि साल एंड होने वाला है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाले हैं 1 जनवरी से, और स्पेशली ये जो नए पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है इमिग्रेशन का, जो ये नया स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, उसके हवाले से मैंने लास्ट वीक जो है वो स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया था और लोगों को बताया था कि जो नए यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो क्या हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ये 11 जो है 11 PM जो है 11 PM 31 दिसंबर को, यानी कि 2020 को यूरोपियन रूल जो पहले वाले थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर 1 जनवरी पे से नए पॉइंट बेस्ड रूल जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तकरीबन जो है ये यूरोपियन जो लोग हैं इनके लिए और जो नॉन यूरोपियन थे सब के लिए रूल एंड रेगुलेशन जो है अब सेम हो जाएंगे। पॉइंट बेस्ड सिस्टम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी आ गई है और आपको पूरे पॉइंट जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे। नाजरीन, अगर आपको कोई भी इशू है और आप टेलीफोन करना चाहते हैं तो फील फ्री हमें फ़ोन करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दे सकूं। थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली रिकैप करते चलें कि लास्ट वीक का जो प्रोग्राम था और जो नए रूल हैं वो क्या हैं। जो अब जो लोग यहाँ पे सेटल, जो पहले 31 दिसंबर से जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो अपने प्री सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बहुत सारा मसले जो हमने देखे हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं, इस माह में आए हैं या पिछले माह में हमें आए हैं, उनके लिए ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सारे तैयार करना जो है मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वो इनफैक्ट बंद है और कोई अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको काम के जो है डॉक्यूमेंट वो भी नहीं बन सकते इतने जल्दी। जब आप आते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट भी जो है, और फिर बहुत अदर जो रिहाइश की भी कोई मसला होगा, तो इसलिए ये है कि आप एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जो है वो कर दें। और एप्लीकेशन प्री सेटलमेंट का जो है वो ऑनलाइन है। आपका सारा जो इवन आपकी पिक्चर्स भी है और आपका जो है आइडेंटिटी वो भी ऑनलाइन ही जो है वो लेते हैं। उसका एक स्पेशल ऐप है, उसके ज़रिए वो जो है वो होम ऑफिस तक पहुंच जाता है। तो अब जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं 31 दिसंबर से पहले, जो इन्होंने एप्लीकेशन कर लिए हैं, वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन डेट जो है वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अपनी जो वाइफ और हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये 30 जून तक 2021 तक ये आपको इजाज़त है कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एक दफ़ा, अगर आपने अपनी एंट्री कर ली है 31 दिसंबर से। तो उनके लिए जो है वो इनफैक्ट क्लोजिंग डेट होगी 30 जून 2021। नाजरीन, स्टूडेंट के हवाले से भी बहुत सारी चेंजेस जो है वो इनफैक्ट आई हैं और बहुत इनफैक्ट आसान हो गया है स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट यहाँ आते थे वो किसी और कैटेगरी में अगर कोई बंदा आया हुआ है तो वो स्टूडेंट कैटेगरी में स्विच करने के लिए पॉसिबल नहीं था। अब जो है वो आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि पहले आज 2 साल पहले इन्होंने एक कानून लेकर आए थे स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट 6 माह के लिए यहाँ पे आ सकते हैं स्टडी करने के लिए। वो 6 माह के कोर्स थे, 9 माह के भी थे और 11 माह के भी थे। वो
जो स्टूडेंट के कोर्स थे उसमें आप स्विच नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब ये नए रूल के मुताबिक आप स्विच कर सकते हैं। जो लोग उस कैटेगरी में स्टूडेंट की कैटेगरी में आए हुए हैं वो भी अगर वो यहाँ पे रहकर स्विच करना चाहते हैं तो वो भी स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट जो है वो 20 घंटे काम भी कर सकते हैं, ये भी और भी किसी कैटेगरी में अगर आप यहाँ आए हुए हैं, एज लॉन्ग एज यू लीगल है, आप जो है वो स्टूडेंट वीज़े में जो है वो अपना जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कैटेगरी में। नाजरीन, आई थिंक वी गॉट अ कॉलर ऑनलाइन, कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डेट हो और वो कितने अरसे में राइट ऑफ हो जाता है? देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग डेट इमिग्रेशन पर्पस के लिए जो है ये अगर होम ऑफिस को आपका कोई डेट है तो आपका जब आपको वो परमानेंट स्टे इंडेफिनिट लीव देंगे तो वो आप जब तक पे नहीं करेंगे तब तक आपका वो इनफैक्ट इंडेफिनिट लीव आपको नहीं मिलेगी। तो बाकी डेट जो है वो तो डिपेंड करता है डेट की वो ऑब्वियसली नेचर क्या है कि किस किस्म का डेट है। डेट तो नॉर्मली ऑफ तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ्टन ये होता है कि ये जो डेट कलेक्शन एजेंसी होती हैं, डेट जैसे अगर आपका कोई काउंसिल का कोई डेट है या किसी और डेट किसी का है तो ये बाय कर लेते हैं, ये जो डेट कलेक्शन वाले होते हैं ये बाय कर लेते हैं, फिर वो आपको चेस करना शुरू कर देते हैं। तो डेट जब तक आप इसको सेटल नहीं करेंगे इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि ये कुछ अरसे के बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ आपको सेटल करना पड़ेगा। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, बात हो रही थी स्टूडेंट जो वीज़े के हवाले से कि कैटेगरी अब जो है वो इनफैक्ट अगर किसी भी कैटेगरी में आप इधर आते हैं इंग्लैंड में तो आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं। आप अपने बीवी बच्चे भी लेकर आ सकते हैं एज लॉन्ग एज आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो या पीएचडी कर रहे हैं। अब एक और जो नया जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो स्टूडेंट अब शुरू करेंगे अक्टूबर में 2020 में, उनको 2021 में अगर उनकी स्टडी जब ख़त्म होती है तो वो इनफैक्ट 2 साल का उनको जो है पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो मिलेगा। अगर आप पीएचडी पे हैं तो फिर आपको 3 साल मिलेंगे। और इसमें ये एक बड़ी जो अच्छी बात इन्होंने इंट्रोड्यूस ये की है कि आप 2 साल में काम यानी करना ज़रूरी नहीं है, आप अगर काम ढूंढ भी रहे हैं तो तब भी आपको जो है वो वीज़ा मिल सकेगा। यानी कि 3 साल का अगर पीएचडी है तो वो आप अगर काम ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी जो है वो 2 साल आपको अवेलेबल होंगे। ये पहले ये होता था कि आपको काम करना बहुत ज़रूरी था, काम अगर मिलेगा तो फिर आपको वो पीएचडी जो होती थी पोस्ट स्टडी वो वीज़ा मिलेगा। लेकिन अब इसमें ये जो नई इन्होंने इंट्रोडक्शन किया इसमें यह है कि आप काम ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो है आप वो अप्लाई कर सकते हैं कि स्टडी के बाद कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ और काम मैं ढूंढ रहा हूँ अभी मिला नहीं है, तो उसके लिए ये 2 साल आपको दिए हुए उन्होंने एक्सटेंड वीज़ा किया हुआ। अगर आपको ओबियसली उस फील्ड में जिस फील्ड में आपने स्टडी किया है उसमें आपको अगर वीज़ा मिल जाता है, काम मिल जाता है और 2 साल का, उसके बाद आपको मज़ीद कोई स्पॉन्सर है जो आपको 5 साल के लिए काम देना चाहता है तो फिर आप 5 साल का जो वर्क परमिट है उस पर जो है वो चले जाएंगे। ये जो है ये वर्क स्किल्ड जो पहले वाले Tier 1 जो थे ये वर्क के वीज़े, ये अब ये भी इन्होंने मॉडिफाई कर दिए हैं, इसमें भी बहुत सारी चेंजेस लेकर आए हैं और ये और आसान हो गया है। क्योंकि पहले जो ये थे ये यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी ये पहले डिग्री लेवल की थी, अब जो है वो RQF जो है वो इनफैक्ट 3 पे चले आए, यानी कि A लेवल के जो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जो है उसके लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपना जो अर्निंग थ्रेश होल्ड है वो भी वो इन्होंने कम कर दिया, यानी कि जो है एडजस्टेबल कर दिया। 20 से लेकर 25 के अगर आपकी अर्निंग है तो उसमें भी अगर आप वो क्या कहते हैं शॉर्टेज कैटेगरी में आपने जॉब की हुई है या आपने पीएचडी की हुई है या आप न्यू कमर हैं तो उसमें भी एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है 20,480 में और 25,600 में। ये अगर तनख्वाह इसके बीच में है तो उसमें भी आपको एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है। और पहले ये होता था कि एक लिमिट होती थी कि कितने लोग आ सकते हैं इस वर्क परमिट वीज़े पे, तो अब वो लिमिट जो है उन्होंने उठा दिया। अब वो कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग क्वालिफाई करेंगे वो जो है वो आ सकते हैं। एक
एक और जो मार्केट का एक होता था कि पहले आपको जो एम्प्लॉयर था उसको बेसिकली एक जो है वो रिक्वायरमेंट होती थी कि यहाँ पे पहले आपने देखना है कि कोई बंदा आपको मिल सकता है तो फिर आप जो है वो बाहर से लोग लेकर आ सकते हैं। अब वो भी जो है वो भी रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने ख़त्म कर दी है, लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉयर है उसको ये शो करना पड़ेगा कि जो बंदा वो लेकर आ रहे हैं उनके पास क्वालिफ़िकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है और जो उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उनको उससे कंप्लाई करते हैं। ना ये बहुत सारी अब क्योंकि ये यूरोप से निकल रहे हैं तो ये जो रूल्स हैं ये नॉन यूरोपियन के लिए और यूरोपियन के सब के लिए बराबर हो चुके हैं। अब अगर कोई यूरोप से आना चाहता है, विजिटर अगर आना चाहता है तो उसके लिए 6 माह तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो वीज़ा उससे लेना पड़ेगा 6 माह। वो 6 माह फ्री आ जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। उसके बाद लेकिन अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं या आप वर्क के लिए आना है तो फिर आपको वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। रेलेवेंट वीज़ा अगर स्टडी का है तो स्टडी करनी पड़ेगी और या वर्क का है तो वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये हमारा जो ये न्यू पॉइंट पेड सिस्टम है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉलर है लाइन पे, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम जनाब, सदीक सर, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी। सदीक साहब, बस सॉरी सर, आप मैं एक बात पूछना चाहता था कि 2.5 साल वाला जो वीज़ा मिला है जी जी हम लोगों को, ये अभी 4थी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा। हाँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें क्या कोई सिलसिला हो सकता है जी? कोई बच्चे की शादी अगर या बेटी की शादी पाकिस्तान से करा ला सकते हैं जी, करा कर? देखो ये बड़ा एक्चुअली ये इस बात ये पे बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है क्योंकि ये जी ये मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। अभी 2.5 साल के बाद जो है 17-18 हज़ार पाउंड तो हमारे वो आजकल NHS की 1,000 पाउंड फीस हो गई है और ये बड़े मसाइल है कि हम लोग इनफैक्ट अक्टूबर से जो है ना वो फीस ज़्यादा कर दी है उन्होंने, अब वो फीस ज़्यादा हो गई है। ये बड़ा जी जो 10 साल वाला रूट है ना, इसका एक तो आप कोई भी किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले सकते, फिर हर आपको 2.5 ईयर में ये आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जो होम ऑफिस की फ़ीस है ओबियसली वो बहुत ज़्यादा है और उसके साथ हेल्थ सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। और हर जो ये होम ऑफिस फीस है एवरी अप्रैल को ये ऊपर भी उसको करते आते हैं और रिसेंटली जो है अक्टूबर में इन्होंने हेल्थ सर्विस चार्जेस की फ़ीस भी जो है ऊपर कर दिया। और उसके अलावा अब क्योंकि जब आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एक रिक्वायरमेंट ये है कि या तो आप ब्रिटिश होना चाहिए या आपके पास सेटल वीज़ा होना चाहिए या फिर आप वो जो असाइलम का जो स्टेटस, रेफ्यूजी स्टेटस है वो आपके पास जो है वो होना चाहिए। अब ये ऐसा ला नहीं है जो कि 2.5 साल इसमें पाकिस्तान से कोई बच्ची की शादी या बेटे की करके ला सकते हैं इस वीज़े पे कि नहीं ला सकते? देखो इसमें अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडेफिनिट लीव तो उनके पास है नहीं है, उनके पास तो ये एक डिस्क्रेशनरी लीव है ना, ये तो पक्की जिसे स्टे कहते हैं वो तो है नहीं है। रूल जो स्पाउस के ये कह रहे हैं कि आप या तो ब्रिटिश होना चाहिए या आपके पास इंडेफिनिट लीव होना चाहिए। अब ये ऑब्वियसली अगर एक बंदा 10 साल रूट पे यंग आदमी है तो वो तो 10 साल, इसका मतलब उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन जो है वो 10 साल के बाद अप्लाई कर सकेगा। अब ये तो अगर कोई अप्लाई करता है और इस बेसिस पे रिफ्यूज़ आता है फिर ये अदालत में जाए, अदालत में इस रूल को चैलेंज किया जाए, फिर आई थिंक इसका कोई जो है ना सूरत हाल जो है वो अदालतों से कोई इसकी जो है ना आई थिंक ये कोई जो है वो आंसर या सवाल लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मेरे अंदाजे में जो है ये तो, और अभी मैं जो है ये जो लोग यहाँ पे जो 20 साल से रह रहे हैं उनको भी पहले वो 14 साल जो रहते थे उनको, गैर कानूनी जो 14 साल रहते थे उनको ये इंडेफिनिट लीव देते थे। लेकिन जब ये 2012 में रूल बदले हैं तो तब इन्होंने क्या किया कि वो जो 20 यानी 14 से उन्होंने अरसा जो गैर कानूनी है वो 20 साल का कर दिया और उस पर ऊपर ये कर दिया कि उनको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी 20 साल के बाद भी, वो भी जो है वो 10 साल के रूट पर उनको उन्होंने लगा देना है और फिर वो 2.5 ईयर का वीज़ा मिलता रहेगा, वो एक्सटेंशन होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी यहाँ पर 20 साल से ऑलरेडी रह रहा है, उसकी उम्र काफ़ी गुजर चुकी है, अब उसको अगर वीज़ा 20 साल के बाद मिल भी जाता है तो नेक्स्ट 10 ईयर तक वो तो ये जो रूल है स्पाउस रूल अगर वो अप्लाई किया जाए स्ट्रिक्टली तो फिर तो वो तो अगले 10 साल तक भी अपनी अगर शादी करता भी है तो वो बीवी बच्चों को यहाँ तो लेकर आ नहीं सकेगा। तो ये एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। आई थिंक इसको चैलेंज किया जाए और अदालतों में इसका आंसर लिया जाए तो आई थिंक ये बेटर होगा, क्योंकि फ़िलहाल जो रूल हैं उसके मुताबिक आई डोंट थिंक कि वो अपने बीवी
और बच्चों को लेकर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। ये बहुत बड़ा इशू है एंड आई पर्सनली थिंक इसको इस इशू को अपने जो लोकल एमपी हैं उनके साथ भी आपको रेज करना चाहिए, क्योंकि ये वेरी अनफेयर है। इसके मुताबिक तो और जो लोग इधर से अरसे से रह रहे हैं और जो 20 साल के बाद जिनको स्टे मिली है, या जो 10 साल के रूट पे जिन लोगों को उन्होंने डाला हुआ है, ये सबको एक कंपेन करनी चाहिए और अपने अपने जो लोकल एमपी हैं उनके पास जाकर उन्हें इस बात का जो है ना वो जो आपकी जो वरीज़ है इस एरिए में उन्हें बताएं और उन्हें कहें कि पार्लियामेंट जाकर इसे रेज करें। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है और आई थिंक वेरी अनफॉर्चुनेट के अलावा इस जो है अनफेयर है, ये बहुत ही अनफेयर है इनफैक्ट। नाजरीन, बात हम कर रहे थे स्टूडेंट वीज़े से और वर्क वीज़े के हवाले से, तो अब ऑब्वियसली मैंने वो बताया कि क्या रिक्वायरमेंट है वर्क वीज़े की जो नेम पॉइंट पर सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब हम ये स्पाउस वीज़े का जो इशू था इस पे कॉलर ने हमें जो है वो सवाल किया, तो उसमें जैसे हमने बताया कि ये जो 10 साल के रूट पे हैं, अगर वो जो बच्चे हैं वो अगर अपनी शादी करते हैं और बीवी को लेकर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्पाउस वीज़े में ये रिक्वायरमेंट है कि या आपके पास इंडेफिनिट लीव होनी चाहिए या फिर आपको ब्रिटिश होना चाहिए। तो अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो आपके पास इंडेफिनिट लीव तो है नहीं है, ब्रिटिश तो आप ऑब्वियसली क्लियरली है नहीं है। तो ये इशू, इसका मतलब है कि आपको 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप शादी कर लेते हैं तो फिर 10 साल के बाद आप ना जो है वो बीवी या हस्बैंड को लेकर आ सकते हैं। ये दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो स्पाउस रूल्स ऑब्वियसली वो उनमें कोई चेंजेस नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि 18,600 तनख्वाह का जो रिक्वायरमेंट है वो तो स्टिल इन्होंने बरकरार रखी हुई है, वो आपको शो करनी पड़ेगी। उसके अलावा टीवी टेस्ट जो है वो भी आपको वहाँ से कराना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है A1 जो है वो भी आपको करना पड़ेगा। अब पिछले को तकरीबन 2-3 साल में एक रूल आया था कि अगर आपको कोई हार्डशिप आती है, यानी कि आपकी फैमिली है इधर और आपके बच्चे भी हैं, तो ये 18,600 तनख्वाह का जो रूल है ये आप कंप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें ये एक नया इन्होंने रूल इंट्रोड्यूस ये किया था कि अगर कोई थर्ड पार्टी जो है सपोर्ट वो अवेलेबल हो तो उस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जितने लोगों ने, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जितने लोगों ने ये एप्लीकेशन किए हैं किसी को भी उनने वीज़ा नहीं दिया। अपील पे जाकर ऑब्वियसली कुछ चंद लोगों सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टेंस है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है इस पे वीज़ा जो है वो नहीं दे रहे हैं, ऑल्दो रूल तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। और क्योंकि इसकी जो थ्रेश होल्ड है, जो हार्डशिप का जो आपने एक्सप्लेन करना है वो बड़ी मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से आप उसको जो है ना वो हर्डल पास कर सकते हैं। तो ऑल्दो ये रूल अवेलेबल है, उसमें ये होता है कि आपका जो थर्ड पार्टी, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, मामा चाचा बहन भाई, वो जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनके जो है फिर ये जो है डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे कि वो शो करेंगे कि हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें ये भी है कि पहले तो वो उन्हें अपनी जो फैमिली है, अपनी जो उनका फाइनेंशियल दारोमदार है, उसको पहले जो है वो उन्होंने सेटिस्फाई करना है। फिर उसके बाद जो है वो सरप्लस जो उनके पास होगा वो देखेंगे कि क्या उससे जो बंदा बाहर से आ रहा है उसको वो उनके पास अनफ है कि वो उसको सपोर्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये थर्ड पार्टी रूल लेकर आए थे, लेकिन इसका कोई ख़ासा फ़ायदा लोगों को नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने अप्लाई किया और वो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने ये जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। नाजरीन, स्पाउस वीज़े का जो इंग्लिश का ये भी जो है ये बहुत ज़रूरी है। A1 जो है वो लाजमी है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे लोग इसमें भी स्टक हैं, और ये 18,600 तनख्वाह और A1 की वजह से कि लोग स्टक हो जाते हैं। शादी तो वो कर लेते हैं क्योंकि वो इमिग्रेशन रूल को कंप्लाई नहीं करते, तो आपने बीवी और यहाँ पे लेकर नहीं आ सकते क्योंकि वक्त गुजरता जाता है। और ये होता है कि उनके बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसमें यह है कि 18,600 तनख्वाह जो वो तो वहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ईयर रूट पे आप हैं और आप पाकिस्तान जाकर शादी कर आए हैं, तो आपको जब तक आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलती आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो आपके जो है वो बच्चे भी हो गए हैं। तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट 18,600 की तनख्वाह
तनख्वाह की जो है ये मज़ीद बढ़ती चली जाएगी, जितने बच्चे होंगे उस हवाले से वो जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। तो बाय द टाइम आप 10 साल कंप्लीट करते हैं तो आपके जो है वो 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर तनख्वाह तकरीबन 30,000 जो ग्रोस है वो आपको दिखानी पड़ेगी और बच्चों को यहाँ पे लेकर आने की। ये तो ऑलमोस्ट एक क्या कहते हैं कि कैच 22 पोजीशन है कि आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि जहाँ पे मुश्किलात आपकी जो है वो इनफैक्ट बढ़ती जाएंगी, वो कम नहीं होंगी। तो ये आई थिंक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा एक सिचुएशन है, रूल जो है ये बहुत हार्श है और आप अपने लोकल एमपी को जाएं, उनको जो है कंप्लेंट करें इसके बारे में, उन्हें कहें कि जाएं पार्लियामेंट में और जाकर इन रूल जो हैं इन पे कोई नरमी लाई जाए, क्योंकि लोगों के ऑब्वियसली लोगों की लाइफ के साथ और बच्चों की लाइफ के साथ आप प्ले कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ये सही नहीं है, ये इन रूल और रेगुलेशन पे नरमी जो है बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन ये बता रहे हैं कि जो बच्चे अगर आप ब्रिटिश हैं तो अगर बच्चे उस सिचुएशन में 18,000 तनख्वाह या पूरी नहीं हो रही है या ए लेवल आपका जो आने वाला वाइफ है या हस्बैंड है वो नहीं पूरे कर रहे, तो फिर बच्चे अगर ब्रिटिश हैं तो फिर तनख्वाह की रिक्वायरमेंट 18,600 ही रहेगी, वो जो है वो इनफैक्ट बढ़ेगी नहीं। इसमें बहुत सारे कुछ वकील हजरात हैं उनको भी इसका एक्चुअली इल्म नहीं है और इनफैक्ट कभी कभी ऐसे भी हुआ है, क्योंकि मैं अदालतों में पेश होता हूँ तो कुछ जजों को भी इस बात की जो है वो इल्म नहीं होता है कि अगर बच्चे ब्रिटिश हैं तो फिर 18,000 जो 600 तनख्वाह है ये वही रहेगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर बच्चे ब्रिटिश नहीं है तो फिर वो जो है आपको इंक्रीज़ करना पड़ती है। मेरे एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है बर्मिंघम में कि जहाँ पे जो है वो इनफैक्ट जज जो साहिबान बैठे हुए थे वो इमिग्रेशन वालों ने ये इशू रेज़ किया कि इसकी तनख्वाह जो है 18,600 है और इसका एक बच्चा भी है, तो ये तो अनफ नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो तो 22,000 कुछ होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, वो बच्चा ब्रिटिश है और बेटा अगर बच्चा ब्रिटिश होगा तो फिर 18,600 ही तनख्वाह रहेगी। तो टू माय टोटल सरप्राइज़ जो जज जो बैठे हुए थे वो काफ़ी सीनियर जज थे, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि उन्होंने मुझे कहा जी मिस्टर खान आप गलत हैं, ये जो है ये बच्चा है तो फिर ये तनख्वाह 18,600 नहीं होगी। तो एक कॉल ले लेते हैं, फिर इस बात को जारी और सारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, जाहिद बोल रहा हूँ लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि मैं तो ब्रिटिश हूँ पर मेरी मिसेस का जब वीज़ा लगा था पाकिस्तान से जी तो जब उसकी एक एक्सटेंशन मैंने ली थी तो फिर 5 साल के बाद उसकी इंडेफिनेट था ना जी तो वो उन्होंने 10 साल के रूट पे उसको डाल दिया क्योंकि कोई मिस्टेक हो गई थी मेरी भी और अकाउंटेंट की भी, और मैं वो जो 18,600 का जो था वो मैं मीट नहीं किया है मैंने, वो हमारी नेट और ग्रॉस में हमने मिस्टेक कर दी है। तो अब उसको उन्होंने 10 साल के रूट पे डाल दिया है, 5 साल उसको हो गया, अब उसकी फिर एक एक्सटेंशन दोबारा मैंने ली है। तो अब उसकी एक एक्सटेंशन होगी 7.5 साल के बाद। तो इस दफ़ा जो मैंने उसकी एक्सटेंशन ली है उस पे मैं 18,600 का क्राइटेरिया मीट कर रहा था। जी तो अब उन्होंने उसको जो उन्होंने साथ लेटर लिखा उस पे लिखा हुआ है कि शी इज ऑन अ 5 years रूट। तो अब ये मैं समझ नहीं आ रही कि ये जो 5 साल का रूट है इन्होंने अब से शुरू किया, फिर इसके बाद मैं एक और एक्सटेंशन लूँगा और जो अगली एक्सटेंशन में लूँगा उस पे फिर मुझे 18,600 का वो जो उनका रूल है वो मुझे मीट करना है या वो मेरे लिए ख़त्म हो गया है? देखिए मुझे तो लगता है अगर आपने 18,600 तनख्वाह आपने मीट की है सेकंड एक्सटेंशन में, तो फिर ऐसे लग रहा है कि वो आपको कह रहे हैं कि आपका अब 5 year पीरियड जो है वो शुरू हो गया, यानी कि जो पहली एक्सटेंशन तो आई थिंक उन्होंने वॉइड कर दिया, जो सेकंड ली है और ये लिए आगे जाकर फिर आपको जो है 5 साल जब कंप्लीट होंगे तो आप उसके लिए इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, ऐसे होम ऑफिस करता है और इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि वो शायद आपको 10 साल के रूट से जो है वो नहीं उतारें, वो स्टिल आपको जो है ना कोई रीज़न बनाकर वो आपको स्टिल 10 year रूट पे, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है जो लोग 10 साल के रूट पे उनको 10 साल के रूट पे ही रखा जाए। अगर ऐसा वो कुछ करते हैं तो फिर आई थिंक आपको उस डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए आगे जाकर ना। ये अभी मैंने लेटर तो नहीं देखा, अगर मैंने लेटर देखा होता तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ, लेकिन आपकी बात से पता चल रहा है कि इनफैक्ट उन्होंने आपको दोबारा जो है वो 5 year रूट पे डाल
डाल दिया, लेकिन अब 5 ईयर क्योंकि अब ये हुआ है, नेक्स्ट जब कंप्लीट होगा तो फिर 5 ईयर जब पूरे होंगे तो तब वो करेंगे। लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें भी कॉम्प्लिकेशन होगी, तो आगे जाकर पॉसिबल है कि आपको जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जहाँ पे वो 5 ईयर रूट पे थे एंड ऑल ऑफ सडन जब हमने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि उन्होंने तो कहा जी हाँ ये इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, कोई ना कोई उन्होंने रीज़न बनाकर उन्होंने फिर उनको 10 साल के रूट पे जो डाल दिया। तो सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी मिस्टेक होती है और उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। राइट ऑफ अपील तो इस सिचुएशन में वो देते नहीं हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में जाकर जुडिशल रिव्यू की प्रोसेस होता है उसमें आपको उनको चैलेंज कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप वो पेपर दिखा लें किसी को, तो किसी वकील को, तो फिर एग्जैक्टली पता चल जाएगा। लेकिन आपकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने आपको 5 ईयर रूट पे दोबारा जो है वो डाल दिया है। तो आप देखें ये जब कंप्लीट होगा तो फिर एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनका रवैया इसके बारे में क्या है। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये जो इशू है ना 10 साल का, इसमें जो है अगर आप आपने एक एक्सटेंशन ली है तो आप फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो एक्सटेंशन में A2 जो है वो पूरी नहीं की है, तो फिर उन्होंने आपको जो है वो 10 ईयर रूट पे डाल दिया, या आपकी 18,600 तनख्वाह जो है वो जब आप एक्सटेंशन कर रहे थे उस वक्त आप पहले तो आपने जब बाहर से लेकर आए हैं आपके हस्बैंड या वाइफ को, तो आपने 18,600 तनख्वाह पूरी कर ली। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एक्सटेंशन में पूरी नहीं करेंगे तो वो आपको इनफैक्ट फिर जो है वो 10 साल के रूट पे डाल देंगे, वो 5 साल के रूट पे आपको पक्की स्टे नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है ना वो अगर नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए आप अगर मीट कर लिया आपने तो फिर वो आपको दोबारा वो 5 ईयर रूट पे लेकर आएंगे। लेकिन क्योंकि ये एक क्लियर कट वाजिया जो है होम ऑफिस का जो इस रूल जो इस पे है दोबारा 5 ईयर, ये इतना क्लियर नहीं है और बहुत सारा इस पर कन्फ्यूजन है। और बहुत सारे टाइम हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो क्वालिफाई करते हैं उनको फिर भी उन्होंने 10 साल रूट पे दोबारा लगा दिया। तो नाजरीन हम ब्रेक में जा रहे हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।